बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई महकती हुई सुबह, एक ताज़ा दम सुबह, बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ, मुस्कुराहट के साथ, खुशियों के साथ और ज़िंदगी के साथ आप सबको मुबारक हो। और रब करे कि आपकी ये ज़िंदगी जो है वो हंसते मुस्कुराते खुशियों के साथ गुजर जाए। लेकिन हाँ, परेशानियाँ, गम भी ज़िंदगी का साथ है। अगर ये ना हो तो हम खुशी को जो है वो चेरिश कैसे कर सकेंगे? हमें ये कैसे पता चल जाएगा कि ये मोमेंट जो है ये हमारे लिए सबसे कीमती है? इसलिए ज़िंदगी में अच्छी यादें बनाएं, अच्छे लोगों का आपको साथ मिले। यही ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो हमें ये ज़िंदगी देती है, और यही तोहफ़ा हम अपने आप से दूसरों तक मुंतकिल भी कर सकते हैं खुशियों के ज़रिए। सो ये आज की एक छोटी सी बात जो मुझे लगा कि बांटनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और हमेशा की तरह आज भी कोशिश करेंगे कि सेहत के हवाले से कुछ बात की जा सके। आज हम इस तरह मुख्तलिफ़ मसाइल सेहत के हम डिस्कस करते रहते हैं कि पेट के अमराज हैं, या अक्सर हम न्यूरो के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमने तिब्बे नबी भी डिस्कस किया। डेंटल इश्यूज़ भी यकीनन बहुत मौजूद हैं। और सोसाइटी में सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो ये कि हम दांतों के मसाइल को सही तरीके से ट्रीट ही नहीं करते। हम इसको इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये काम सस्ते में हो जाता है या किसी भी शख्स से करा लिया जाए तो इतना कोई मसला नहीं। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो दांत हिल रहा होता है तो खुद ही खींच देते हैं, कहते हैं क्या करना है डॉक्टर के पास जाके, बस कॉटन रख देंगे बंद। मैं कहती हूँ हिम्मत है उन लोगों की, सलाम है उन लोगों को जो इतना बड़ा काम कर लेते हैं। सो क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं जो हम इतना इजी लेते हैं दांतों के मसाइल को, क्या ये खौफनाक हद तक अक्सर आपके लिए मसाइल का सामना भी करना पड़ता है? लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस हवाले से। तो आज हम बात करेंगे। अगर आपका भी कोई डेंटल का इशू है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, आप डिस्कस कीजिएगा। मेनली जो आज हमारा फोकस रहेगा वो इम्प्लांट्स पर रहेगा कि जिन लोगों के दांत गिर जाते हैं या टूट जाते हैं उनके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। या मेरा कोई दांत जो है वो मुझे लगता है कि नहीं, जिसकी वजह से मैं स्माइल प्रॉपर नहीं कर पाती, या उसमें जो है वो कैविटी हो रही है, तो मैं क्या उसको तब्दील करा सकती हूँ? ऑप्शंस क्या हैं डेंटिस्ट्री में, इस पर आज होगी हमारी डिस्कशन। और आपके जाने पहचाने जो इनके पेशेंट हैं वो तो यकीनन बड़े खुश होते हैं जब ये मेरे प्रोग्राम में आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ जमाल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। आपके दांत वांत सही हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा मसला है, वो मैं आऊँगी आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांत की क्या कंडीशन होती है कि इस लेवल पर दांत आ जाए कि आप उसको तब्दील करवा दें, या फिर ये कि उसको निकलवाना पड़ जाए? वो कंडीशंस क्या होती हैं दांत की? पहले सवाल में डॉक्टर साहब को पसीना आने लगे। नहीं, एक्चुअली आजकल मौसम भी मौसम ऐसा है, फिर यहाँ स्टूडियो में लाइट्स बहुत होती हैं इस वजह से, इसलिए एनीवे देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पार्ट ए आपने पूछा कि किस कंडीशन में आपको एक्सट्रैक्शन की तरफ यानी दांत निकलवाने की तरफ जाना चाहिए। उसका जवाब दे दूं, बहुत ही कॉमन सी बात है कि पेशेंट जो रिपोर्ट करता है डेंटिस्ट को, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया और बांग्लादेश, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो और जब आपकी बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हो जाएं, इवन आफ्टर टोटका वोटका सब दोस्तों यारों से पूछ कर सब कुछ, यार कल अब मैं डेंटिस्ट के पास तो जाना, हो गई है फिर हम जाएंगे। तो उस सूरत में आप जब पेशेंट आपके पास आता है तो डेंटिस्ट इवेलुएट करता है कि ये दांत किस हद तक ख़राब है। उसमें 70% केसेस में तो दांत आप टूथ को नहीं बचा सकते क्लिनिकली, और 30% केसेस में आप दांत को सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो 70% केसेस को देखते हुए मेरा ये मशवरा है, क्योंकि इसका जवाब भी मुझे देना है आपकी बात का, कि जब आपको फील हो कि आपको थोड़ा बहुत भी दर्द है, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया अभी बता जब रही थी तो उसमें ये पहलू भी शामिल था इस आपकी बात में कि एटलीस्ट देर ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत हाई फाई क्लिनिक में या किसी ऐसे नियरेस्ट अच्छा डेंटिस्ट जो आपको पता हो क्वालिफाइड डेंटिस्ट है। देखें आजकल तो अवेयरनेस का दौर है, आपको पता लग जाता है कि कौन है क्या है, आप डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं। आप नियरेस्ट किसी भी जहाँ भी रह रहे हो, किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में, कराची के हिस्से में, तो वहाँ जाके दिखा लें। आपके हेल्थ की बात है ना, हेल्थ का इशू है और हेल्थ पे फोकस मीडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपको पता है पिछले कई सालों से, तो लोगों में अवेयरनेस आई है। तो उस कंडीशन में डेंटिस्ट आपको बता देगा कि आपका टूथ सेफ होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आपके दांत इस हालत पे पहुंच जाए कि
बिल्कुल ही कुछ जो भी है वो नहीं कुछ हो नहीं हो सकता। सकता, कैविटी तो भी है। कोई भी डेंटिस्ट उसकी जितनी भी तालीम हो, जितना भी उसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हो, वो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो आपको अल्टरनेट्स की तरफ चला ऑल्टरनेट जाए। की तरफ चलेगा, वो भी हमने बात करनी है। पार्ट बी, जी। आपके सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि आप किस कंडीशन में डेंटिस्ट दांत निकाल देते हैं। निकाल। मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है और उसका दांत बहुत ज़्यादा सीवियर मोबाइल हो, बहुत ज़्यादा हिल रहा हो, और किसी पेशेंट का वैसे भी अगर हिल रहा हो, तो उसको निकाल देना चाहिए था। अच्छा, वैसे वजह क्या होती है कि ये जो दांत आपके कमज़ोर होने लग जाते हैं, आपको अक्सर फील होता है ये वाला मेरा दांत जो अच्छा हेल्दी दांत होता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हिलने लग जाता है। और जिस तरह मैं जिक्र करी थी कि कुछ लोग तो निकाल ही देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, दांतों का हिलना क्या, ये किसकी वजह मैं क्या बता होती देता हूँ आपको। देखिए, दांत जो है एक जिस्म की मजबूत तरीन हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है मैंडिबला आपका नीचे के, और ऊपर का जो जबड़ा है वो भी एक अच्छी मजबूत बोन है, मगर नीचे की ज़्यादा मजबूत बोन है कंपैरेटिवली मैक्सिला। तो जब बोन रिजॉर्व होती है, बोन जब घिसनी शुरू हो जाती है, तो दांत नीचे आने लगता है। और अपनी रूट्स जो होती हैं उसकी बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है, और गम्स की रिसेशन होना शुरू हो जाती है, गम्स ऊपर जाने लगते हैं बाय द टाइम। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं इस रिसेशन की और बोन रिजॉर्प्शन की। एज फैक्टर, ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड का इशू होता है किसी को सीवियर कोई सिस्टमिक डिजीज़ से वो गुजर रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रहा होता है कोई स्किन ट्रीटमेंट के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ इशू। वो हम पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उसका ही कोई एंटीडोट्स के साथ उसका ट्रीटमेंट भी प्लान करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन की वजह से आपके दांत जो है, चाहे इनका मसला हो ना हो, ये खराब होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि बोन रिजॉर्व होती है ना ओवरऑल बोन्स में, क्योंकि दांत एक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है जैसे मैंने कहा। अब वो जब बोन रिजॉल्व होती है तो उसका हम लोग फिर एक्सरे और सिटी स्कैन, क्योंकि अब मैं तो खैर सिटी स्कैन की तरफ भी कुछ केसेस में जाता हूँ जो कि यूजुअली डेंटिस्ट, मगर मैं इसलिए कराता हूँ कि आपके पास एक डिटेल्ड इवेल्युएशन ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सर्जरी। ठीक है। अगर आप बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने इम्प्लांट्स की बात करेंगे अभी हम लोग इंशाल्लाह, तो इम्प्लांट्स के लिए जा रहे हैं या बोन ग्राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, या आपने कोई मेम्ब्रेन वगैरह का इशू है, या कोई कौन सी आपने मेम्ब्रेन डालनी है। अच्छा, जो बोन ग्राफ्टिंग अभी आपने जिक्र किया, तो ये किस पर्पस के लिए की जाती है अगर मैं डेंटिस्ट्री में? देखें, बात यह है कि बोन ग्राफ्टिंग के बहुत से इश्यूज हैं। आपको अगर फेशियल हाइट अपनी बढ़ानी है किसी पेशेंट की, क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा है, उसके जॉ श्रिंक हुए हुए हैं, और उसकी बाइट हमने रेस करनी है, तो उसके लिए हम लोग रिज स्प्लिट, एक चीज़ होती है रिज को स्प्लिट कर देते हैं और उसमें बोन ग्राफ्ट करते हैं, और बोन ग्राफ्ट करने के बाद उस जो आपकी रिज जो रिजेस होती हैं उसको जो है आप एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, आप अगर आम लफ्जों में मैं समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका मुंह प्रॉपर खुल नहीं पाता उनके लिए फिर जिनका मुंह छोटा होता है या जिनके जॉज जो हैं वो बोन रिजॉर्प्शन के बाद गम्स और बोन श्रिंक हो जाती हैं, रिजॉर्व हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग दांत लगाने के लिए आपको बोन की बहुत ज़रूरत होती है। ये यूजुअली उन केसेस में होता है कि अगर हम किसी इम्प्लांट्स की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हों, या वैसे ही अगर किसी को ट्रॉमा कोई केस है, कोई इंजरी हुई हुई और बोन उसकी डैमेज हो गई, उसमें बोन ग्राफ्ट करते हैं, और बोन ग्राफ्ट करके आप मेम्ब्रेन डाल के छोड़ देते हैं फॉर 6 मंथ्स फॉर अ ईयर। वो फिर नेचुरल बोन के साथ मिनरलाइज होती है। राइट। तो उसके बाद वो एक सिस्टम है, अल्लाह का निज़ाम है, सारे काम अल्लाह ही कर रहा होता है, बंदा तो सिर्फ कोशिश कर रहा होता है, शिफा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात देती है। अच्छा, तो वो बोन ग्राफ्टिंग होती है, फिर वो बोन मिलकर अपनी एक नॉर्मल नेचुरल बोन के साथ, ब्लड के साथ, सारी उसकी चीज़ों के साथ मिलके वो एक बोन तैयार हो जाती है। फिर आप सिटी स्कैन और ओपीजी एक्सरेस की तरफ जाते हैं, उसके बाद उसकी फेशियल हाइट देखते हैं, फिर आप दांत लगाने की बात पेशेंट से करते हैं। मगर ये प्लान होता है सना, ये जो कहते हैं कि अल्लाह ना करे जिस तरह एक्सीडेंट होता है, या इवन कि अक्सर लोगों की लड़ाई में भी जबड़ा टूट जाता है, कोई चीज़ आपको लग गई, एक्सीडेंटल केस में टूट गया, खुदा ना खास्ता ये चीज़ आपकी ख़राब हो गई, ऊपर की हो गई, तो बोन हर जगह डाली जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप बोन जो है वो किस रेशियो की कौन सी बोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट की अपनी ही बोन लेके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब आप हिप से बोन लेते हैं, आप यहाँ से बोन लेते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा चंक मिल जाए, तो एक हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको आप पूरा ग्राइंड करते हैं, उसको पूरा बोन बनाते हैं, क्योंकि ये मैशेज में ये चंक्स में नहीं लगती, ये इसको जो है फाइबर्स में लगाते हैं विद द
नॉर्मल सलाइन और ब्लड के साथ मिक्स कर कर फिर वो और पेशेंट। आप देखें कितना हम आम समझते हैं कि बस दांत वाला डॉक्टर है, दांत निकाल देगा, दांत की दवा दे देगा, दांत लगा देगा, लेकिन इसके पीछे कितनी रिसर्च है, कितने ट्रीटमेंट्स है, कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो मैंने भी नहीं सुनी हुई, जिनका ये इस वक्त जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर स्टडी है। और अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि आपके नियरेस्ट जो भी आप उसके पास चले जाएँ, ये भी एक मिथ जो हमने बनाया हुआ है कि ये लोग बहुत महंगे हैं। अरब कंट्रीज़ हों या बाहर के ममालिक हों, वहाँ से लोग स्पेशली पाकिस्तान आते हैं अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप कितना कमा रहे हो, वहाँ पर लोगों के लिए डेंटल जो है ट्रीटमेंट्स उनको अफोर्ड करना ही मुश्किल है। तो हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आप बहुत बेहतर है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लाइट लेकर आते हैं कि हमने सिर्फ एक दांत निकलवाना है या करवाना है, वापस चले जाते हैं। 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और पाकिस्तान में एडवांस डेंटिस्ट्री में बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बहुत काम हो रहा है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, बड़े जो सिटी क्योंकि जो लोग दूसरे ममालिक से आते हैं ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइफ देखी होती है, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर का निज़ाम देखा होता है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े कंसर्न होते हैं। तो वो आप लोगों से सेटिस्फाई होते हैं, तभी तो वो दूसरे एक तरक्की याफ्ता मुल्क से उठ के यहाँ आकर जो है वो आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा अपनी आपकी बात से एक बात करूँगा अभी मैंने, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉलर शामिल कर लूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, अलीना। अच्छा अलीना, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, जी अल्लाह का शुक्र। थोड़ी आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, सॉरी मैंने सुना नहीं। जी मेरे ना बेटे का मसला है, रखता है 5 साल का। ओके। तो ना स्कूल गोइंग है, तो उसके ना जो सारे दांत है वो खराब है। अच्छा तो, खराब से मुराद क्या, कीड़ा लगा हुआ है दांतों में? नहीं, वो जो होते हैं सारे ऊपर वाले ऊपर ही गए हैं सारे। अच्छा। और पीछे सारे बिल्कुल है ही नहीं है, और काला काला पार्ट रह गया है नीचे। हाँ जी, तो वो दर्द भी बहुत ज्यादा होती है अक्सर ना, उसको परेशान हो जाता है, तो फिर वो स्कूल भी नहीं जाता। तो हमने डॉक्टर को चेक करवाया, कुछ कहते हैं इनकी फीलिंग करवाएं, तो हम कहते फीलिंग क्या करवाएं, वो तो थोड़ी सी बस हिस्सा बाहर है उनका ना, बाकी तो अंदर से बस ब्लैक पॉट है। तो वो इतना बच्चे की उम्र 5 साल आपने बताई? हाँ जी। और कितने दांत आप मुंह में गिन तो सकती हैं कि कितने दांत इस नौइयत के हैं, इस तरह के हैं जो आपने बताया तकरीबन? जो उसकी पीछे वाली दाढ़ी है ना, वो तो सारी ऐसी हैं, सिर्फ 5-6 दांत है जो उसके मुंह में ठीक है। अल्लाह। अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, हम अलीना को ऑन एयर जवाब दें। अगर आप बात कर चुके हैं, सवाल पूछ सकते। अलीना, आप अपनी स्क्रीन के सामने जाइए, हम ऑन एयर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। थैंक यू। यकीनन वो खा भी नहीं पाता होगा प्रॉपर, स्कूल नहीं जा पा रहा, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर ये मिल्क टीथ है ना? मिल्क टीथ है, मैं बता देता हूँ। अभी हमने केस किया भी है, बहुत हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, उनके बच्चे का मैंने अभी सर्जरी की है, बल्कि वो अभी कैप्टन भी थे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। जी हाँ, अभी नहीं है, एग्जैक्ट अभी थे वर्ल्ड कप तक। ये बताऊं मैं आपको कि बच्चे की जो होगी वो जर्नल एनेस्थीसिया में काम होगा इस बच्चे का, मतलब बेहोश सुला के इसको करेंगे, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री होगी। 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रेस्टोरेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि बच्चा जब सो रहा होता है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसके एक्सट्रैक्शंस कर दें स्ट्रेट अवे, क्योंकि 6 साल की उम्र में इसके फिर परमानेंट दांत निकलना शुरू हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन और गेटिंग पेन एवरी डे, इट्स बेटर टू गेट ट्रीट आइदर विद द एक्सट्रैक्शन और रेस्टोरेशन। अच्छा, एक सवाल ऐसी अब मेरे जहन में इनके लिए आ रहा था कि जब दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, तो क्या ज़रूरत है कि उनको सर्जरी करवाई जाए या उनको वो करवाया जाए, लेकिन इन्फेक्शन जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही कि वो इन्फेक्शन कहीं इतना ना बढ़ जाए कि बच्चों को वैसे ही ऑलरेडी उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई भी है, तो आप कह रहे हैं अच्छा ये जो उन्होंने कहा थोड़े थोड़े से ही रह गए हैं, बट रूट्स इटसेल्फ तो मौजूद है ना, उनको आप कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बच्चों की रूट्स जो होती हैं वो रिजॉर्व हो जाती हैं, अल्लाह का निज़ाम है, वो मिनरलाइज हो जाती हैं विद द परमानेंट टूथ, मतलब वो झड़ती नहीं है, वो खुद ही घुल जाती हैं बोन के साथ और परमानेंट दांत आ जाता है।
जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो ऊपर का क्राउन पार्ट करते हैं, मगर जब हम प्री मैच्योर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें रूट्स मौजूद होती हैं, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछूं आपसे, ये जो मिल्क टीथ हैं उसके बाद आपके दूसरे दांत आना, ये इसके पीछे साइंस क्या कहती है? ऐसा क्यों है कि पहले दांत आते हैं बच्चे के, उसके बाद फिर उन्होंने टूटना होता है, फिर आपके स्ट्रॉन्ग टीथ आते हैं? ये क्या लॉजिक है? वरना एक ही बार आते हैं आपके दांत प्रॉपर और वो प्रॉपर अपनी तरह से जो है वो आपका एक पूरा सिलसिला बन जाता। इसके पीछे है क्या साइंस में? एक कॉलर पहले ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अब्दुर्रहमान बात कर रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब कहिए। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है, शी इज 6 years old। ओके। और उसका इशू ये कि शी इज अ स्पेशल चाइल्ड, शी इज डाउन सिंड्रोम किड। और उसका प्रॉब्लम ये कि उसके जो दांत हैं उनमें बहुत ज्यादा कैविटी है। ठीक है। और अब वो ना मुंह से बोल पाती है और दूसरी बात है कि ना ही वो कुछ खा पाती है। ठीक है। और आखिरी चीज ये कि उसकी वो जिसमें शी कैन नॉट चीव, उसको सिर्फ शी इज ऑन इधर ऑन मिल्क, और दूसरा ये कि शी इज इधर ऑन लिक्विड फूड। और उसकी वजह से अब वो उसका प्रॉब्लम ये कि बता भी नहीं पाती, उसका कोई ट्रीटमेट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू गो अहेड। के पास लेके गए? अच्छा, आपने उसको डेंटिस्ट को दिखाया है क्या? उन्होंने आपको सजेस्ट किया? अब इशू ये कि वो डेंटिस्ट के पास उसको एक दो दफा लेके गए, लेकिन उसका प्रॉब्लम समझने के वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाए। उसकी ब्लैक कैविटी है और जिसके से वो शी इज अनएबल टू डाइट। अच्छा, सो यू आर इन इस्लामाबाद, राइट? या ओके, विल डिस्कस इट आफ्टर दिस ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल का जवाब भी लेंगे, मजीद आपकी कॉल शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दांतों के मसाइल, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप ज़रूर कॉल कीजिए, अपने मसाइल आप डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर काशिफ जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले रहमान साहब हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी उनकी जो प्यारी बेटी है उसका एक मसला है, और यकीनन जब बच्चों को तकलीफ़ होती है तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड सीवियर पेन्स की अगर आप कहते हैं ना, दुनिया में जो रिसर्च हुई उसमें कि दर्द, खौफनाक दर्द में से दांतों के दर्द को जो है वो कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंसान तकलीफ़ में आ जाता है डॉक्टर साहब। तो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है तो वो बता भी नहीं सकती, आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से अनकोऑपरेटिव भी होते हैं। तो उसके लिए वही है, सेडेशन डेंटिस्ट्री हम करते हैं और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास ये जाएं, इस्लामाबाद में है, वहाँ पर वहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर एक ऐसे शहर में जहाँ पर इजीली अवेलेबल इनको होंगे तो वो इनको सही गाइड करेगा। मगर मेरा ये मशवरा है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ, आपको पता है कि हमारा जो सेटअप है उसमें भी हमारी पूरी टीम है, मगर चूँकि मैं कराची में हूँ और ये इस्लामाबाद में है, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि ये वहाँ किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाएं और किसी जो सिर्फ बच्चों को देखता हो। और मोस्ट प्रोबेबली इनके बच्चे का काम जो है वो शायद वो जनरल एनेस्थीसिया में हो या नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन के साथ मास्क से जो आप बच्चों को, क्योंकि उससे जब बच्चे का काम रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रीटमेंट, इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ केसेस, तो जनरल एनेस्थीसिया हो या फिर नॉर्मल सडेट कर दें आप विद मास्क, जो भी अवेलेबिलिटी हो वो तो डिसीजन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ डेंटिस्ट। तो बच्ची का काम सुकून से होगा। अच्छा, आप अगर जैसे वो कह रहे हैं मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट तो नहीं, उन्होंने कहा प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया उसके प्रॉब्लम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपने देखा नहीं है केस, एक जर्नल पर्सपेक्टिव में जो बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इस बच्चे का? पल्पाइटिस का पेन अगर है तो इसको हम पल्पोटोमी कर सकते हैं बच्चों को एंडोडोंटिकली। अगर दांत ब्रेक हैं तो कोर बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है। उसको डिफरेंट कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरोड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उसको निकाला जा सकता है। तो देयर आर डिफरेंट, अब मुझे नहीं पता कैसे डायग्नोस नहीं हो सका। हाँ।
राइट। और मैं एक और भी चीज़ चाहूँगी कि हमारे साथ रहमान साहब थे, या अगर आप चाहें तो आप कॉल करके दोबारा MCR से डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए, और डॉक्टर साहब के पास बाकायदा पीडियाट्रिक जो हैं वो डेंटिस्ट भी मौजूद हैं, जो इस हवाले से मे भी आपको गाइड कर सकेंगे। अब तो बड़ी तरक्की कर ली है हमने, हम रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी जो डॉक्टर साहब आपको जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ से प्रोवाइड कर सकेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि दांतों के दर्द का, ये एक पहला जो है आपको सेंस मिलता है कि अब कुछ हो रहा है आपके दांत में या कोई मसला है। बच्चों की बात करूं या मैं बड़ों की बात करूं, अक्सर रात में ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि मुझे इम्प्लांट्स की तरफ जाना है। इस सवाल का जवाब देते हैं कि वो जो पेन हो रहा है, सीवियर पेन है, जब आपके पास डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, अगर पेन किलर से भी पेन ना ठीक हो रहा, क्या करना चाहिए? IV इन्फ्यूजन करवा लेना चाहिए अगर नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल है और आप ट्रैवलिंग पे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हर जगह होते हैं। अगर आप गांव में भी हैं, देहात में भी हैं, कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेन किलर का एक इंजेक्शन है, वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि वो फ़ौरन ब्लड में आप जाते हैं ना, और वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वो जल्दी आपको अफेक्ट करता है कंपेरेटिवली अगर ओरली कोई आप मेडिसिन लेते हैं। तो ये तो उस सूरत में कि आपने फर्स्ट एड की बात की डेंटल में। फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट एड, बट यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अल्टीमेटली आप जब अपने बैक टू द होम स्टेशन या अपने घर पे आप आ जाए, तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएं और इवैल्यूएट करवाएं व्हाई यू आर हैविंग पेन। यस एग्जैक्टली, क्या है इन्फेक्शन नहीं है, क्या है, या कैविटी जो भी। अभी वो कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को ऐसा लगता है कोई चीज़ काट रही है, क्योंकि जब कैविटी अंदर होती है डॉक्टर साहब, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जिस तरह आपको जो है वो हम जो सो कॉल्ड आम ज़बान में कहते हैं कि ना आपको दांत में कीड़ा हो गया या आपको कीड़ा काट रहा है, तो ये ज़रूर डायग्नोसिस उसका इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब इम्प्लांट्स जो हैं, अब वो मेरे लिए, मेरे देखने वालों के लिए बताइए कि ये बेसिकली किस चीज़ में हमें हेल्प कर सकते हैं? देखें, इम्प्लांट्स बेसिकली टाइटेनियम बेस्ड होते हैं। इम्प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक मिनी इम्प्लांट्स होते हैं और एक कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं। ओके। मिनी इम्प्लांट्स वो होते हैं जो आप फ़ौरन रिस्टोर करने के लिए आपको, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पेशेंट के साथ कौन सा इम्प्लांट कर रहे हैं। अच्छा। इसकी इवैल्यूएशन होती है। ओके। और किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो मगर ज़्यादातर 80% कन्वेंशनल इम्प्लांट हो रहे हैं, जो डालकर हम लोग बोन में बरीड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो बोन के साथ इंटीग्रेट करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, उनका लाइफ स्पेल कितना, लाइफ टाइम होते हैं वो? ये डिपेंड करता है कि अराउंड 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, डिपेंड करता है पेशेंट की एज, बोन, उसके ओरल हाइजीन, उसका फैक्टर मेंटेनेंस, उसके फॉलोअप्स। राइट, क्योंकि उसके बाद जब आपके गम्स वीक होने लगते हैं, बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ते हैं, तो लेकिन वो अपने दांत छोड़ते हैं, तो ये तो फिर भी आपके एक जो देखिए, मैंने वही फॉलोअप का इसीलिए आपको ये बात बोली कि फॉलोअप ये होता है कि वंस यू डन विद द इम्प्लांट, तो यू हैव टू फॉलो द ट्रीटमेंट। मतलब कहीं भी आप रहती हैं, जैसे आप बाहर रह रही हैं, साल में 2 साल में वापस आ रही हैं, एक दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएंगी। डेंटिस्ट आपका एक एक्सरे लेगा, जो उसने ट्रीटमेंट किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है, कोई इशू नहीं है, आप कंसल्टेशन के लिए आए। वो एक एक्सरे लेगा, अगर कोई चीज़ होगी बताएगा, नहीं होगी तो भी बताएगा। राइट। तो ये जो इम्प्लांट्स हैं, बेसिकली इसको अगर हम ऐसे समझें कि एक दांत की जगह जो टूट गया है या ब्रेक हो गया है या इन्फेक्शन की वजह से उसे निकाल दिया गया, उसकी जगह पर एक अच्छा बेहतर दांत जो आपको डिस्प्ले के लिए या इवन और किसी दांत को मुतासिर किए बगैर जो है वो आपको जो दांत लगाए जाते हैं उनके, वो बेसिकली इम्प्लांट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले जो है वो लोग, अब तो आप कह रहे हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं, वो लाइफ टाइम बहुत ही नेचुरल लगते हैं लोगों को। लाइफ टाइम एक बात मैं बता रहा हूं, हाँ, जब जितनी आप उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे वो लोग इस्तेमाल करते हैं लाइफ टाइम। देखें, लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होता। ओके। लाइफ टाइम तो हमारे लाइफ का नहीं पता, हम कैसे किसी को गारंटी कर सकते हैं, नोबडी नोज। हाँ, उसका एक टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन है बहुत लंबा। मतलब ये नहीं कह सकते कि अब तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, ये गलत है। होगा, अगर कोई मसले मसाइल हुए, कोई और इश्यूज हो गए, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर डेंटिस्ट लेता है, अच्छा डेंटिस्ट, मगर ये नहीं कहता कि अब जो मैंने काम कर दिया बस में कोई मसला ही नहीं, हाँ बस अब तो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, अल्लाह की दी हुई चीज़ें भी, उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है। तो हम जो चीज़ खुद कर रहे हैं, जिसमें जो हमें अल्लाह ने बनाया है,
तो डॉक्टर साहब हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी है, हम अगर इसको प्रॉपर सही तरीके से हम ट्रीट नहीं करते हैं, गलत खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें जो है रिस्पॉन्ड करती है, गलत हो जाती है, ख़राब होने लग जाती है। तो ये एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। बट जब आप बेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स के पास आप जाते हैं, तो वो आपको बेहतर फॉलोअप्स और बेहतर ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिससे आप उसका लाइफ स्पेल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ताकि देखने वाले बेहतर समझ सकें। डॉक्टर साहब ये पहले जो है, जो हमारे बड़े जो थे वो डेंचर्स लगाया करते थे ना, रिमूवेबल के दांत लगाए हैं और रात को वो यहाँ सो रहे हैं और उनके दांत ग्लास में सो रहे होते थे, इस तरह मामलात होते थे। अब वो चीज़ अभी भी है, कुछ लोग अभी भी वो चीज़ कराते हैं। तो इम्प्लांट जो हैं वो उनके, अगर मैं कहूँ कि उनके कंपैरिजन में एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल 50% केसेस ने इसको रिप्लेस किया है। 50% अगर मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग ये पहले लेते थे, देखिए इम्प्लांट में एक अफोर्डेबिलिटी और एक कॉपरेशन, पेशेंट कॉपरेशन और टॉलरेंस इशू भी है ना। अच्छा। पेशेंट को फॉलोअप जाना, बड़े बुजुर्गों को एक मिजाज बन जाता है कि उनको कोई उनको कैरी करे, लेकर जाए। 8 से 10 विजिट होते हैं, तकलीफ जाहिर सी बात है, उनको एक प्रोसेस से गुजरना है, जो कि वैसे प्रोसीजरल कोई इशू नहीं होता, मगर उनको एक पता होता है कि हम एनेस्थीसिया भी लगेगा, ऑफ कोर्स सर्जरी भी होगी, तो इस प्रोसेस से गुजरना है। 50% जो पेशेंट्स हैं वो तो रेडी होते हैं, वो करवाते हैं, मगर 50% ये सोच के नहीं करवाते, ऑल्दो वो अफोर्ड वो भी कर सकते हैं। ये यार छोड़ो, अब हमने तो मेरा ये मशवरा है कि डेंचर्स के मुकाबले में इम्प्लांट जो हैं वो 60 to 70% ज़्यादा बेनिफिशियल हैं फॉर द, उसका जो मतलब बेनिफिशरी जो है वो पेशेंट है इसके लिए 100%। और वो जो डेंचर्स हैं उनसे अक्सर लोगों को जो है वो इन्फेक्शंस भी रहे, फिर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि आप जो है उसको कैसे, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कितना ख्याल कर लेंगे, कहीं ना कहीं बदएहतियाती हो जाती है। तो वो लोग जो एक सर्टन, वैसे तो तमाम ही लोगों के मसाइल होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से दांत टूट गया, कैविटी हो गई, आपका दांत निकल गया, आप डायबिटिक हैं तो आपका दांत टूट जाता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन जो बुढ़ापे की तरफ लोग बढ़ रहे होते हैं या जिनके दांत टूटने लग जाते हैं, उनके लिए ये कितना बेस्ट एंड बेस्ट है ट्रीटमेंट, किन किन ऑप्शंस में आप जो है ये इम्प्लांट्स करा सकते हैं, ये मैं डॉक्टर साहब से जानूंगी। और बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वाले जो मेरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होते हैं, कल हम बात कर रहे थे कि दूध और दही का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। बचपन में हम ज़रूर लेते हैं ताकि क्योंकि हमारी वो ठोस ग़िज़ा होती है, और बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलता या हमसे नहीं खाया जा रहा होता तो हम कहते हैं यार दूध पी लो, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। लेकिन जो बीच के हिस्से में हम अपनी ज़िंदगी के जो हमारा सबसे टारगेटेड चैलेंजेस वाली लाइफ होती है उसमें हम दूध को स्किप कर देते हैं। और ये जो हमारे दांत हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, असल में इनको मजबूत बनाना, इनको बेहतर वर्किंग में रखने के लिए दूध का इस्तेमाल, डॉक्टर साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे आप इसको? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मिल्क। और आपको पता है बोन में फास्फोरस और कैल्शियम की क्या अहमियत है? ये बेसिकली बोन है ही फास्फोरस और कैल्शियम से, और आपको ये दोनों चीज़ें उस सोर्स से आराम से मिल सकती हैं जो इजीली अवेलेबल हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आपने प्रोग्राम भी किया था दही और दूध पे, और ये कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। आजकल गर्मियाँ इतनी हैं कि दही तो आपको वैसे ही अपने, क्योंकि आपको बेसिकली ओवरऑल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो सही रखना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा रोल है। जब आपके दांत अच्छे होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है आपका। तो कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम इंटेक सबसे ईजी सोर्स जो है वो तो दूध है, मगर बहुत से लोग दूध अवॉइड करते हैं, एलर्जी हो जाती है या वैसे नहीं पीते या उनको आदत ही नहीं होती। ठीक है। अब उनका सोर्स सबसे अच्छा क्या है कि वो सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी साशे फॉर्म में एक शरबत के तौर पे ले सकते हैं, कैल्शियम्स मिलते हैं, और च्यूएबल फॉर्म में ले सकते हैं, यानी मुंह में रख लिया, वो टेस्टी, वो कैल्शियम्स होते हैं, च्यूएबल होते हैं, वो मुंह में घुल जाता है, आप जब उसको स्वेलो करते हैं और फिर वो सेटल हो जाता है। इसी तरह विटामिन सी है, आपसे कैल्शियम से रिलेटेड, मैं अब क्योंकि अपनी फील्ड से हिसाब से बात करूँगा,
विटामिन सी और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है डेंटिस्ट्री में और गम्स के लिए। ओके। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। एस्कॉर्बिक एसिड इजीली अवेलेबल है, जैसे कि कीनू, हाँ, जैसे कि मौसम्बी, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज हैं। कीवीज, मैं वही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर इनकी भी टैबलेट्स आती हैं च्यूएबल, जी। इसकी भी सप्लीमेंट्स आते हैं। विटामिन सी आप ले सकते हैं आराम से। ये मैं जो देखने वाले आपके जो भी नाजरीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि बशमूल मेरे हम सबको एक एज के बाद यानी आफ्टर 30 इयर्स इसका इस्तेमाल अपने लाइफ स्टाइल में किसी ना किसी सूरत में ज़रूर करना चाहिए, आपके प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज, प्रिवेंशन ऑफ योर टीथ। एग्जैक्टली लेकिन ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात कही कि डेफिशिएंसीज को ये ओवरकम करती है, ख़त्म करती है। बट कोशिश करें दूध आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। दूध का ग्लास पीना आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप इसकी आदत बनाते हैं तो ये आपको फ़ायदा भी। जो फैट कॉन्शियस हैं वो स्किम मिल्क पी लें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें हैं और ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। स्किम मिल्क भी आप घर में बना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। नहीं, अगर आप नहीं बना रहे, बिजी हैं, जॉब करते हैं, अब टाइम नहीं मिलता, तो यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट। एग्जैक्टली ताकि आप जो है वो अच्छी हेल्दी अपनी बॉडी को जो है वो रख सकें। बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब इम्प्लांट्स जो है वो किन किन कंडीशंस में आप अपने पेशेंट को रेफर करते हैं कि अच्छा ये हो गया चलो इसमें हम इम्प्लांट करते हैं? देखिए, इम्प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इम्प्लांट हम लोग मिसिंग टूथ जो भी होता है, चाहे वो एक दांत हो या 4 दांत हो, ठीक है, हर कंडीशन में मिसिंग टूथ में अकॉर्डिंग टू द बोन इम्प्लांट हो सकता है। इम्प्लांट 95% केसेस में हो सकता है, 5% केसेस में हम लोग मना कर देते हैं। अब वो कौन से केसेस होते हैं वो मैं बता देता हूँ। रिज सूटेबल नहीं है, रिज यानी बोन सूटेबल नहीं है। आप जब प्लान कर लेते हैं कि बोन डाल के भी इसका हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो अच्छा डेंटिस्ट जो होता है, जो सिंसियर होता है पेशेंट के साथ, वो नहीं करता। सीवियर हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें इम्प्लांट नहीं करते हम लोग। मैं तो नहीं करता क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कोई सीवियरली किसी के अगर स्टंट रिसेंटली लगा हुआ हो, यानी कि एंजियोप्लास्टी किसी की हुई भी हो या बाईपास किसी का फौरन हुआ हो, उसमें इम्प्लांट हम लोग नहीं करते। सीवियर डायबिटिक हो, यानी शुगर अनकंट्रोलेबल शुगर और फैमिली हिस्ट्री भी हो, तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि इम्प्लांट ना किया। तीसरे ये कि किसी को ब्लड डिजीज़ हो, ब्लड डिजीज़ से कि ब्रूज बहुत ज़्यादा होता हो, मतलब कि किसी को कोई विटामिन के का कोई इस्तेमाल कर रहा हो, विटामिन के कि मेरा खून का इशू है या वो है। चौथा ये कि कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट हो कि मतलब उसके वो घुलने लग जाती हैं, या वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा हो या ले चुका हो, या उसको बोला हो कि उसके ऑर्थोपेडिक्स ने कि आप उस कंडीशन में नहीं करते। सातवां प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद आप कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के भी 1 साल के बाद। ठीक है। और तीसरे ये कि आप किसी भी डाउन सिंड्रोम पेशेंट, चाहे वो अडल्ट हो या बड़ी उम्र का हो, उसमें आप इम्प्लांट्स नहीं करते। अच्छा, और अभी एक कॉल भी आई थी वो तो एक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की कॉल थी, मगर आपने इम्प्लांट्स की बात की तो उसमें आपने ये कैटेगरीज बताई जिनमें इम्प्लांट बाकी हर कंडीशन में इम्प्लांट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तरह अच्छा एक बात मैं बता दूं, डायबिटिक पेशेंट को इम्प्लांट करवाना चाहिए और कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं होती। किसी वजह से शुगर का बढ़ जाना या किसी वजह से शुगर का कम हो जाना, ये 2 अलग बातें हैं। और एक वो बात कि अनकंट्रोलेबल शुगर, ये 100 में से 2 मरीज ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा ये मैं बता दूं नाजरीन, कहीं ये परसेप्शन ना चला जाए कि डायबिटिक पेशेंट नो, और करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कि एक दांत आपका गिर गया, टूट गया, कैविटी की वजह से उसकी एक्सट्रैक्शन करानी पड़ी, तो एक सिंगल जो है दांत वो भी इम्प्लांट हो सकता है, और मैक्सिमम कितने इम्प्लांट्स आप एक टाइम पे करवा सकते हैं? 16 से 18 इम्प्लांट हो सकते हैं एक अपर एंड लोअर जॉ में, अगर उसका कोई भी दांत नहीं है। और हमें पूरी अपर एंड लोअर जॉ पूरी आर्च कंस्ट्रक्ट करनी है, या उसकी अपर एंड लोअर आर्च उसकी हमने डिज़ाइन करनी है, तो 16 से 18 इम्प्लांट आप कर सकते हैं और उसमें पूरी आर्च आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर पेशेंट के मुंह में एक भी दांत नहीं है और वो फिक्स दांत चाहता है और उसकी बोन भी बेहतर है। दूसरी सूरत में तो एक इम्प्लांट, अगर एक दांत नहीं है तो एक इम्प्लांट करें, और इम्प्लांट इसलिए कराना चाहिए कि आगे पीछे के दांत मुतासर आपके नहीं होंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि फिक्स दांत अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट के लिए आगे पीछे के दांत
उसको एज अ अबटमेंट और पॉन्टेक्स कटिंग करके उसमें ब्रेजिंग करनी पड़ती है। अच्छा, लोग डिफरेंट जो है वो उसके भी मेटल्स के भी दांत लगवाते हैं। हाँ, डिफरेंट मटेरियल है, मैक्रोम कोबाल्ट के होते हैं, गोल्ड के दांत भी होते हैं, एक ज़माने में लगा करते थे, आजकल तो रेयर है। पोर्सलिन के दांत होते हैं, अब जर्कोनियम आ गया, जर्कोनियम मेटल फ्री होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, हाईटेक क्वालिटी का काम होता है उसमें। जर्कोन भी एक पत्थर है, अमेरिकन मैं बहुत केसेस करता हूँ उससे, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट इट्स रियली गुड। अच्छा, जर्कोनियम को आप इम्प्लांट करा सकते हैं ना? मतलब नहीं, इम्प्लांट करने के बाद जर्कोनियम का दांत लगा सकते हैं। जर्कोनियम का दांत आप लगा सकते हैं उसमें, और ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए ये एक आई थिंक आपके जो घर में जो आपके बड़े हैं जिनको दांतों के मसाइल हैं, जिनसे खाया पिया नहीं जाता या उनके दांत गिर गए हैं, वो रिमूवेबल जो है वो डेंचर्स लगाते हैं, तो आप उनको इस ट्रीटमेंट के ज़रिए उनकी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, उनकी टेंशन ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, फिर वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं आ सकते। हाँ, इसमें स्टार्ट में डॉक्टर साहब 6 से 7 सेटिंग्स हैं, बट उसके बाद फिर आप 6 मंथ्स में और इन ईयर आप जाकर अपना फॉलो अप। जी हाँ, बिल्कुल 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 आराम से ले सकते हैं। अच्छा, एक जो है इम्प्लांट, उसके ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे जर्नली पूछूं जो हमारी डेंटिस्ट्री में क्या चार्ज होता है एक इम्प्लांट का? सिंगल इम्प्लांट के चार्जेस डिफरेंट हैं, वैसे यूजुअली एवरेज जो चार्जेस हैं, जी हाँ वही मैं आपको बता, फिर उसमें डिपेंड करता है। 60,000 एंड अबव है फॉर सिंगल इम्प्लांट, ये एट एन एवरेज कॉस्ट जो पे। और हर डेंटिस्ट इम्प्लांट नहीं करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर करता भी है तो आउटसोर्स करवाता है, उसकी क्लिनिक में कोई स्पेशलिस्ट ही आगे करता है। अच्छा। तो ये नहीं, और इम्प्लांट कराने से पहले मेक श्योर ये होना चाहिए कि आप कहाँ से काम करवा रहे हैं, कि उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर का है भी, इम्प्लांट का नहीं है। वरना यहाँ तो पता है आपको कि हर कोई एक जो डॉक्टर नहीं है वो भी डॉक्टर बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो नॉर्मली लोग जब जाते हैं और जाके जो है वो उनको जो है दांत रिमूव करके जो दूसरे दांत लगा दी जाते हैं, क्या इम्प्लांट्स के अलावा और भी डिफरेंट कोई ऑप्शन डेंचर्स के अलावा ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल, डेंचर्स के अलावा ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर आपको ब्रिजिंग करवानी है और एक दांत आपका है और एक दांत आपको मिसिंग होता है और आपको फिक्स दांत लगवाना है, तो यू हैव टू कट द साइड्स टीथ जस्ट टू मेक अ गैप, और उसकी मदद से आप फिर उस ब्रिज को फिक्स कर देते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड है, अभी भी वो रेकमेंडेड है, हो रहा है, बहुत से लोग कराते हैं। मगर इम्प्लांट में ये होता है कि आप सिर्फ उसी हड्डी को, पेशेंट की ही उस जगह को यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर अगर मैं आपसे शॉर्टली पूछूं कि क्या करते हैं, क्योंकि आपने भी बताया ब्रिज के लिए तो आपको रूट कैनाल और साइड की ट्रीट इलेक्टिव एंडोडोंटिक्स करनी पड़ती है, उसमें एक लंबा प्रोसीजर है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, उससे आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन मगर अफोर्डेबल पेशेंट समझता है, मगर उसके कॉस्ट ऑलमोस्ट कमो बेश उतने ही लग जाते हैं उसके। अच्छा, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि ये तो काफ़ी इम्प्लांट जो है वो काफ़ी, अगर आपको ज़्यादा इम्प्लांट्स लगाने हैं तो इट्स एक्सपेंसिव, बट इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। कम से कम इसकी वजह से जो आपके जो नेबर्स हैं उनको परेशानी नहीं होती, आप अच्छे से अपने उस दांत को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। क्राउन में यस, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बाकी भी, इवन आपके गम्स जो हैं उनमें भी बड़ी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सब इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या होता है, क्या मेनली आप लोग करते हैं? इम्प्लांट में बेसिकली तो आपके पास एक पूरा उसका एक इम्प्लांट इंजन होता है, जो कि एक पूरा फिजियो डिस्पेंसर होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उसके साथ इम्प्लांट की एक प्रॉपर सर्जिकल किट होती है, उसके बाद डॉक्टर की अपनी सर्जिकल किट होती है, और फिर इम्प्लांट्स होते हैं इटसेल्फ, फिर उसके साथ एक ट्रेंड असिस्टेंट होता है जो कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट के साथ, जिसको पता होता है कि मैंने किस वक्त क्या काम करना है, जो कि आपका असिस्टेंट होता है। और उसमें हम लोग पेशेंट का फ्लैप देते हैं, यानी कि गम्स को खोलते हैं, उसके बाद हड्डी तक जाते हैं, हड्डी के बाद उसमें ड्रिल करते हैं, सर्जरी होती पूरी है। ऑफ कोर्स। हाँ। और इस सर्जरी जो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरेज होती है, डायमेंशंस होती है, सिटी स्कैन होती है कि आपको किस तरह करना है, क्या करना है। अब जैसे हमारे पास 3D लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, तो मुझे इवैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है, बाकी काम तो इंशाल्लाह अल्लाह ही करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये तो हमने बात की कि मिसिंग टूथ है या इन्फेक्टेड है, या कुछ लोगों का आधा दांत टूट जाता है तो वो कहते हैं कि उसके एक्सट्रैक्शन कराकर, क्योंकि आपके डिस्प्ले टीथ होते हैं तो आप चाहते हैं कि अच्छी वो। लेकिन अगर आपका दांत पे दांत है या आपको लगता है कि नहीं ये वाला दांत जो है मुझे ये नहीं पसंद, तो क्या एक हेल्दी दांत को आप एक्सट्रैक्ट करा के, या जिनके आगे से अक्सर होता है कि ऊपर ओवरलैपिंग हुई भी होती है, वो एक्सट्रैक्शन करा के क्या इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और एक्सट्रैक्शन के साथ साथ अगर हम कोशिश करते हैं, अगर उन्हीं दांतों के साथ उसे, अब अगर हम सामने की फेशियल प्रोफाइल की बात करें, एस्थेटिक अच्छा करने की बात करें, एस्थेटिकली उसको ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने की बात करें, तो वी कैन डू विद द सेम टीथ, विद द नेचुरल टीथ,
हम कर सकते हैं बिल्कुल, मगर उसमें प्लानिंग क्या है कि उसमें हम लोग फिर एंडोडोंटिक्स की तरफ जाते हैं, रूट कनाल्स की तरफ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा पेशेंट को ब्रेसेस का भी मशवरा देते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मगर बात ये है कि अगर उसके बहुत ज़्यादा बाहर दांत हैं तो हम फिर एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, जो हमें पता होता है कि हम एल्वियोलेक्टमी के बाद भी, यानी इस दांत को घिसने के बाद और हड्डी को घिसने के बाद भी उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पेशेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए राज़ी नहीं है। देखें, दो बातें, पहले तो डॉक्टर हमेशा ऑल्टरनेट्स पे बात करता है, अगर राज़ी नहीं फिर उसको हम इम्प्लांट का मशवरा देंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक हेल्दी टीथ है लेकिन वो ओवरलैप है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको इस तरह नहीं इस तरह चाहिए, तो उसकी एक्सट्रैक्शन करके वही दांत आप दोबारा लगा सकते हैं? नहीं, वो दांत दोबारा नहीं, वो जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक अपना दांत आप? हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है। वो सूरत में होता है कि कोई ट्रॉमा केस है और आपको इंजरी में या कोई ऐसा दांत निकल गया है, तो राइट अवे अगर आप वो ले आते हैं तो विदिन 6 आवर्स, और सॉकेट भी आपका मतलब इंटैक्ट है, अपनी जगह पे सही है, ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, बोन डैमेज नहीं हुआ है, और टूथ आपके हाथ में है, तो हम वही टूथ दोबारा से सॉकेट में डाल के और उसकी स्प्लिंट कर देते हैं और वो फिर सही हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं 6 आवर्स के बीच में अगर ये चीज़ 6 घंटे के अंदर अंदर वो दांत अगर आपको रिपोर्ट हो जाए, डेंटिस्ट के पास कोई चला जाए, क्योंकि बंदा जब गिरता है दांत वांत निकलते हैं तो इतना होश होता नहीं है। होश होता नहीं, एग्जैक्टली। वहाँ पर तो जो आपके साथ के लोग होते हैं वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ हमें ट्रेनिंग नहीं जाती, फर्स्ट एड है वो क्या? बात ये होती है कि वो फिर उसमें से 20% लोग होते भी हैं, और हमने किया भी है ऐसा। अच्छा, लोग जो क्लिनिक आ जाते हैं, मगर वही मैंने कहा ना, वो इतना पैनिक का टाइम होता है कि उसमें यूजुअली आप पेशेंट को बर्फ़ रख रहे होते हैं या सेटल कर रहे होते हैं, घर चले जाते हैं, जहन में नहीं रहता, फिर कहते हैं यार अब सामने दांत है तो फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, फिर डेंटिस्ट जाहिर सी बात है जो उसके ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पे उस पर बात करता है। राइट। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब दांत इस तरह गिर जाए और आप उस वक्त इतने सेंसेस में हैं कि आप अपने दांत को उस वक्त सेव कर सकते हैं, आप तक ला सकते हैं, और लाने में थोड़ा टाइम है, तो उसको दांत को अगर सॉकेट और बोन भी इंटैक्ट है तो उसमें मतलब आप कह रहे हैं रूट होनी चाहिए या बिल्कुल? नहीं, दांत साबुत निकलता है तब जाहिर सी बात है, अदरवाइज अगर ब्रेक हो गया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इवन विद इन एन आवर। ओके, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो रूट भी फिर निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसको आप किसी साफ चीज़ में जो है वो रैप कर लें उसको आप कोशिश करें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप एक नॉर्मल सी एक बॉटल आती है वो उसमें डाल लें, या तो दांत प्रिजर्व रहेगा और आप सेटल्ड हो जाएं, फिर डेंटिस्ट के पास आ जाएं तो वही टूथ भी लग जाता है वापस। अगर सड़क पे और भी कुछ ना मिले तो कोशिश करें बस एक साफ कपड़े में उसको रख लें, दांत को साफ करके। हाँ, क्योंकि हम लोग तो फिर उसको क्लीन करते हैं ना, अपने हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिससे उसको हाइपोक्लोराइड वगैरह होता है, उसको क्लीन करते हैं, नॉर्मल स्लाइन से क्लीन करते हैं, पूरी स्टेरिलाइजेशन करते हैं पेशेंट की, गम्स को देखते हैं, सारी चीज़ें एक्सरे लेते हैं, फिर दांत लगाते हैं। राइट, ये ताकि पोस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रेयर हों। अच्छा, ये जो इन्फेक्शन की आपने बात की, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे, उनको दांत उनका ठीक है लेकिन गम्स में इन्फेक्शन की वजह से दांत भी ख़राब होने लग जाता है और दर्द भी बहुत होता है। डॉक्टर साहब, ये जो इन्फेक्शन हो जाता है, गम्स का इन्फेक्शन, गम्स का सूज जाना, और अक्सर कुछ आप ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके गम्स फूलने लग जाते हैं, कोई बादी चीज़ आपने खा ली या बड़े गोश्त का इस्तेमाल कर लिया, ऐसी कंडीशन में गम्स ब्लीड भी करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं कि गाय का गोश्त, दालें और ये सब फजूल बातें हैं, माजरत के साथ कुछ भी नहीं इसका ताल्लुक़ है। दो तरह के एब्सेसेस होते हैं, एक टूथ एब्सेस होता है, एक गम एब्सेस होता है। गम एब्सेस इज़ बिकॉज ऑफ एनी फॉरेन बॉडी, टूथब्रश आपने सही नहीं किया, कोई चीज़ लग गई है, कोई फॉरेन बॉडी लग गई है, कोई चीज़ छिल गई है, कोई आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है, खाना खाने की वजह से हो गई है, स्केलिंग नहीं हुई है, टाटर एक्यूमुलेशन है, प्लाक एक्यूमुलेशन है, वो है गम एब्सेस। टूथ एब्सेस जो होता है वो बिकॉज ऑफ द रूट ग्रैनुलोमा की वजह से होता है, जो खराबी रूट के इन्फेक्शन की, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं। मगर ये बता दूं मैं कि ये गाय का गोश्त भी खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, लिमिट में खाएं, राइट। इंशाल्लाह यूरिक एसिड तो बढ़ सकता है रेड मीट से, लेकिन मगर ये बादी चीज़ें, ये हमारी आपस की बातें ना जो होती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।